डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम रीनीट 2026 का रिजल्ट जो आया उसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेन हैं और कितना हाईएस्ट स्कोर है। तो सबसे पहले आर्यन गुप्ता पंजाब से है 715 के स्कोर पर, और उसी स्कोर पे है 715 पे पंशुल बंसल हरियाणा से। दोनों का सेम स्कोर है 720। इस बार किसी के नहीं आए। 715 हाईएस्ट स्कोर है सिर्फ दो स्टूडेंट का, आर्यन गुप्ता पंजाब से, पंशुल बंसल हरियाणा से। उसके बाद 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 705 या 705 से ऊपर है। उसमें ऊपर के दो भी आ गए, आर्यन और पंशुल भी आ गए 17 में। कौन से? वो सिर्फ 8 स्टेट से है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये 8 स्टेट से ऐसे 17 बच्चे हैं जिनका स्कोर 705 या 705 से ऊपर है। 19 बच्चे ऐसे हैं, 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 700 से ऊपर है। यानी 17 तो ऊपर हो गए 705 वाले, और 700 से 705 के बीच में दो और आ गए, तो ये हो गए 19 स्टूडेंट। उसके बाद देखिए 138 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 690 से ऊपर है, और उसमें ऊपर के 19 भी आई गए हैं। 138 स्टूडेंट्स अबव 690 स्कोर। और 1492 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 650 से जायद है, 652 अप है। कितने? 1492। और 10,160 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 600 या 600 से ज्यादा है। ये जो 10,160 है उसके ऊपर के सब आ जाते हैं, सब शामिल है उसके अंदर, इंक्लूडिंग ऑल एबव। और 90,780 स्टूडेंट्स जो है उनका स्कोर 500 से ऊपर है। ये हुई रिजल्ट की हाईलाइट। और जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो इस बार बहुत ज़्यादा गया है। उसकी वजह यह है कि पेपर हार्ड था और बच्चे कम अपीयर हुए थे। 22 लाख में से सिर्फ 20 लाख बच्चे ही अपीयर हो पाए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि कट ऑफ जो है वो बहुत क्वालिफाइंग कट ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ जो बहुत ऊपर की साइड गया है। ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 213 मार्क्स होना जरूरी है। 213 मार्क्स हो गए तभी आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो। बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, ये सब के लिए आप 213 मार्क्स ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए कंपलसरी है। इंडिया में आप पढ़ाई करो या फिर एब्रॉड जाओ, 213 मिनिमम होना चाहिए। और ओबीसी, एससी, एसटी हो तो उसका मिनिमम 177 क्वालिफाइंग स्कोर है। ये स्कोर होगा तभी वो इंडिया या इंडिया के बाहर मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले सकता है, इससे कम वाले नहीं ले सकते। अब एमबीबीएस, बीडीएस में ऐसा होता है कि उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है 213, उसको जनरली कम नहीं करते, इसलिए कि सब सीट फिल हो जाती है, फुल हो जाती है। अलबत्ता आयुष जो है उसकी जो 4 ब्रांच है उसकी सीटें खाली होती है, तो वो क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसको कम करते हैं। यानी आयुष के लिए, आयुष में कौन है? BAMS आयुर्वेद, BHMS होम्योपैथ, यूनानी, BUMS यूनानी, और सिद्धा जो तमिलनाडु में होता है। इस 4 ब्रांच में हो सकता है कि ये 213 की जगह ये कम हो जाए आयुष के लिए। कब? आखिर में जब सीटें खाली हो जाए। इसी तरह 177 जो ओबीसी, एससी, एसटी का है, ये लास्ट में कट ऑफ डाउन हो सकता है। तो आयुष का कट ऑफ डाउन होता है चूंकि उसमें सीटें खाली रह जाती हैं। एमबीबीएस, बीडीएस में सीटें खाली नहीं रहती, इसलिए जनरली एमबीबीएस, बीडीएस का जो कट ऑफ है वो यही रहेगा 213 ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 177 रहेगा, क्योंकि कोई सीट खाली जाती नहीं है, सब सीट फिल और फुल हो जाती है। सिर्फ आयुष के लिए आप अगर किसी का स्कोर 213 से कम आया है, 177 से कम आया है, तो आयुष में एडमिशन लेना हो तो आप वेट कर सकते हैं। और आखिर में जब कट ऑफ कम हो जाए तब फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, एडमिशन लेने के काबिल हो जाएंगे जिसका स्कोर कम है। तो ये हाईलाइट है। हो सकता है कि एनटीए और डिटेल में दे, हर साल तो बहुत डिटेल में देता है, इस साल बहुत डिटेल में नहीं दिया है। हो सकता है कल वो दे दें, क्योंकि अभी काउंसलिंग लेट हो रही है, इसलिए इन्होंने जल्दी से रिजल्ट आंसर की के साथ मैंने कहा था कि लेट है तो हो जाएगा, और हो ही गया, फौरन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो अब जो है जब तक के एनटीए अपना डेटा एमसीसी को नहीं देगा और हर स्टेट को नहीं देगा, वहां तक कोई स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन नीट के स्कोर के बेस पे नहीं कर सकता। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट किसी की डिक्लेयर नहीं हो सकती। अब क्या होगा, एनटीए जो है 11,22,000 जो स्टूडेंट जो है
जो पास हुए हैं अभी, उनका डेटा सब स्टेट को भेजेगा, हाँ, और एमसीसी को भेजेगा। ये एमसीसी जो है उसी डेटा से एडमिशन लेगा। तो सब स्टेट जो है ये डेटा को अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं। इस डेटा को अपने स्टेट के, क्योंकि हर स्टेट के स्टूडेंट की लिस्ट जो है एनटीए भेजता है, यानी गुजरात के लिए गुजरात की लिस्ट आएगी, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र की लिस्ट आएगी। हर स्टेट के उनके बच्चों की लिस्ट एनटीए हर स्टेट को सुपुर्द करेगा। तो स्टेट क्या करता है, उस लिस्ट को अपने कंप्यूटर में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने डेटाबेस में उसकी एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद फिर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो चेक करता है कि स्टूडेंट जो स्कोर कार्ड हमें दिखा रहा है तो वो एनटीए में भी वही बता रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट या किसी ने छेड़छाड़ करके अपना स्कोर बढ़ा दिया और रजिस्ट्रेशन करने आ गया। तो कोई भी काउंसलिंग स्टूडेंट के स्कोर कार्ड पे भरोसा नहीं करती है, इसलिए कि स्कोर कार्ड एक जेरोक्स ही होता है, जेरोक्स की तरह, यानी कि ऑनलाइन प्रिंट ली हुई रहती है, उस पे कोई स्टैंपिंग नहीं होती एनटीए की। इसलिए कोई भी स्टेट चाहे और एमसीसी कोई भी काउंसलिंग स्कोर कार्ड पे भरोसा नहीं करती है, वो एनटीए के डेटा पे भरोसा करती है। तो एनटीए के डेटा से आपका स्कोर कार्ड मैच होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपना स्कोर डालेंगे, तो हर स्टेट क्या करेगा कि आपके स्कोर कार्ड को, आपके स्कोर को एनटीए के डेटा से मैच करेगा। मैच होगा तभी वो आपको लेगा, अगर मैच नहीं होगा तो आपको काउंसलिंग से बाहर फेंक देगा, या आपको कहेगा, पनिशमेंट भी हो सकता है अगर आपने गलत काम किया है, अपने हाथ से कुछ गड़बड़ की है तो आप पे पनिशमेंट भी हो सकता है, केस भी हो सकता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अपनी मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ न करे, इसलिए कि आपकी मार्कशीट के बेस पे एडमिशन होने वाला नहीं है, एनटीए के डेटाबेस से एडमिशन होने वाला है। तो हर स्टेट की अपनी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि स्टेट में आपका जनरल मेरिट रैंक क्या आ रहा है और आपका कैटेगरी रैंक क्या आ रहा है। और सबसे पहले एमसीसी का राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद हर स्टेट का होगा। एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद ही हर स्टेट में राउंड हो सकता है। एमसीसी के राउंड से पहले कोई स्टेट अपना फर्स्ट राउंड नहीं कर सकता, हाँ, ये रूल है। और एमसीसी जो है अभी डेट जो शेड्यूल है ना वो डिक्लेयर करेगा, थोड़े दिन में वो शेड्यूल डिक्लेयर करेगा कि ऑल इंडिया यानी एमसीसी का टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, वो फर्स्ट राउंड कब करेगा, सेकंड राउंड कब करेगा, थर्ड कब करेगा, मॉप अप कब करेगा, फोर्थ कब करेगा, स्टे वैकेंसी कब करेगा, वो शेड्यूल देगा। और हर स्टेट का भी देगा कि मतलब अदर स्टेट को, हर स्टेट का नाम नहीं लिखेगा, लेकिन अदर देन एमसीसी बाकी सबको क्या फॉलो करना है हर स्टेट को, उसका टाइम शेड्यूल देगा कि भाई गुजरात का ये शेड्यूल रहेगा तो वही शेड्यूल सभी स्टेट का रहेगा, महाराष्ट्र का भी वही रहेगा और जगह का भी वही रहेगा। तो हर स्टेट का एक शेड्यूल देगा कि हर स्टेट को इस टाइम शेड्यूल में फर्स्ट राउंड करना है, सेकंड राउंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, जो भी रूल्स आएंगे। हाँ, तो एमसीसी का अपना एक शेड्यूल आएगा, उसके मुताबिक एमसीसी भी करेगा और स्टेट भी करेगा। लेकिन अभी पिछले सालों में देखा गया है कि एमसीसी ने 10 बार अपना शेड्यूल चेंज किया था। लास्ट ईयर 10 से भी ज्यादा, 11, 12, 13 बार शेड्यूल चेंज किया था, इसलिए कि वो टाइमली राउंड नहीं कर पाया था, इसलिए कि कोई ना कोई एमबीबीएस की कॉलेज नई ऐड होती जा रही थी, किसी न किसी कॉलेज में सीट ऐड हो रही थी, इसलिए बार बार राउंड को डिले करना पड़ रहा था। एनएमसी ने अपना काम लास्ट ईयर बहुत स्लो किया था, जिसकी वजह से पूरी काउंसलिंग जो है वो डिले होती रही और 12-13 मरतबा शेड्यूल को चेंज किया गया। खैर, इस बार देखते हैं कि एमसीसी जो अपना शेड्यूल देता है उस पर कायम रहता है या नहीं, और स्टेट को जो दिया जाता है तो स्टेट उसके मुताबिक करते हैं या नहीं, तो वो हम देखते हैं इस बार तो क्या होगा। लेकिन ये हाईलाइट से आपको जानना ज़रूरी है कि 720 किसी के नहीं आए, 715 सिर्फ 2 ही स्टूडेंट के हैं। दूसरा है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो आया है, वो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर आया है। इसकी वजह से अगर ये जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाएगा। एमबीबीएस में किसी को नहीं मिला तो डेंटल में मिल जाएगा, आयुर्वेद में मिल जाएगा, होम्योपैथ में मिल जाएगा, यूनानी में मिल जाएगा, सीधा में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिलने वाला है। इसलिए कि इस साल क्वालिफाइड बच्चे कम हैं, रजिस्टर्ड जो है वो इस साल जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें कम बच्चे आएंगे, तो कम बच्चे आने से कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा।
अब सब ये है कि भाई सबको दो ऑप्शन है, या तो आप रीनीट करो या फिर ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको जिसमें एडमिशन मिलता है वो एडमिशन ले लो। एमबीबीएस मिलता है तो एमबीबीएस ले लो, एमबीबीएस नहीं मिलता तो डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सीधा, आपको जो पसंद हो उसमें आप ले सकते हैं अगर इसी साल एडमिशन लेना है। वरना फिर अगर आपको एमबीबीएस ही चाहिए तो यहाँ गुजरात में उसने स्टेट में और अपने ऑल इंडिया में ट्राई कीजिए। ऑल इंडिया में हायर स्कोर वाले करते हैं, उसके बाद स्टेट में ट्राई कीजिए। और अगर इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है तो एब्रॉड में जो अच्छी कॉलेज जिसका पासिंग रेशियो सबसे अच्छा हो कि वहाँ से पढ़ाई करके आने के बाद इंडिया में पास हो जाते हैं, ऐसी कॉलेज आपको बहुत ढूंढ ढांड कर यानी अच्छे काउंसलर से मिलकर आपको लेना होगी। कहीं आप फंस न जाओ, इसका ख्याल रखना है। वरना तो आप दूसरी डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथ में एडमिशन ले सकते हैं, पैरामेडिकल में ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, एब्रॉड जा सकते हैं तो आप ऐसी कंट्री, ऐसी कॉलेज सिलेक्ट कीजिए कि जहाँ का पासिंग रेशियो सबसे ज़्यादा हो, कि वहाँ से आने के बाद NEXT जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो पास कर पाए। अब जो जितने भी बैचेज़ है 2024 के बाद से, वो सबको FMG नहीं देनी है, NEXT नेक्स्ट देनी है 2 फेज़ में, एक थियोरिकल और एक क्लिनिकल। तो इंडिया में MBBS करो या एब्रॉड MBBS करो, सबके लिए इक्वल एग्ज़ाम होगी, इक्वल एग्ज़ाम आपको पास करना है। और हर एक को जब भी कोई, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा। और 10 साल के अंदर एडमिशन आप लेते हैं, उसके 10 साल के अंदर आपको NEXT क्लियर करना है। मैक्सिमम लिमिट है कि एडमिशन ईयर से लेके 10 साल के अंदर आपको NEXT क्लियर करना है। और अगर आप कोई स्टूडेंट 10 साल के अंदर क्लियर नहीं कर पाया तो फिर उसको प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अभी के नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से ये है। फिर आगे इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज होता है तो वो पता नहीं, लेकिन अभी ये है कि 10 साल के अंदर हर एक को MBBS कंप्लीट करना है, यानी NEXT एग्ज़ाम कंप्लीट कर ही देना है। 4.5 साल पढ़ाई होती है, 1 साल इंटर्नशिप होती है, एब्रॉड वाले के लिए 1 साल इंटर्नशिप और होती है। उसके बाद ये सब अटैम्प्ट आएंगे आपके NEXT के। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप अपना फ्यूचर तय करें और अच्छे से अच्छी फील्ड में इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट पेरेंट्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।